So this is what we will do today. आज लास्ट टाइम हमने एग्जांपल की थी वीनर फिल्टर की, और उसके बाद जो है उस पे हमने स्टीपेस्ट डिसेंट लगा के देखा था कि हम कैसे अप्रोच करते हैं मिनिमम जो भी हमारे पास एरर होता है उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं थ्रू स्टीपेस्ट डिसेंट। आज जो है वही चीज़ हम करके देखेंगे एलएमएस की एग्जांपल के थ्रू, और उसके बाद जो है वो कुछ एलएमएस की डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। दे आर नॉट डिफ़िकल्ट, लेकिन ये यूज़ होती हैं प्रैक्टिकल सिनेरियो में बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मेरा ख्याल था कि हम इसको टच करें। और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम लीस्ट स्क्वायर करेंगे और रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर करेंगे, और फिर आपका जो है आईआर फिल्टर्स है, फिर नॉन लीनियर एडेप्टिव फिल्टर्स आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो ज़ायरक की कोर्स ख़त्म हो जाएगा। सो एलएमएस की एग्जांपल में, अच्छा जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी की थी एग्जांपल के जो स्टीपेस्ट डिसेंट में किया था, तो सबसे पहले जो है हमने ये निकाला था कि व्हाट वाज द, क्योंकि अगर आप स्टीपेस्ट डिसेंट करना चाह रहे हैं या एलएमएस कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस यू नीड टू थिंग्स ना। जब हम जो इक्वेशन हमारे पास है वो किस तरह से वो होता है, वी हैव सीन के अगर हम एच ऑफ एन प्लस वन करते हैं फिल्टर वेट्स को इटरेटिवली, और इसके बाद दिस इज एच ऑफ एन प्लस समथिंग टाइम्स आर, और फिर उसके बाद पी आर और पी दोनों जो है उन पर डिपेंडेंट हमारे पास ये इक्वेशन होती है। ठीक है, मैं अभी फिलहाल वो इक्वेशन नहीं लिख रही, बट द थिंग इज के अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं थ्रू एलएमएस या स्टीपेस्ट डिसेंट, तो दोनों केसेस में जो है आइदर वी नीड एग्जैक्ट आर एंड पी अगर हम स्टीपेस्ट डिसेंट की बात करते हैं, और अगर हम एलएमएस की बात करते हैं तो वी नीड अप्रोक्सीमेशन ऑफ आर एंड पी। बट द थिंग इज के हमें किसी ना किसी फॉर्म में जो है कोरिलेशन मैट्रिक्स और क्रॉस कोरिलेशन मैट्रिसेस जो है वो चाहिए होते हैं इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए पहले जो है वो हम वीनर फिल्टर के थ्रू ये चीज़ें जो है वो ये कंप्यूट करके, और उसके बाद जो है वी स्टार्ट टू अप्लाई द एल्गोरिदम टू सी के मिनिमम पॉइंट तक हम पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे। सो ये एग्जांपल जो स्टीपेस्ट डिसेंट की, सॉरी एलएमएस की आज हम करेंगे, ये एग्जांपल मैंने हेकिन की बुक से ही ली है, और हेकिन की बुक के अलावा जो है वो जो आयन टबूस के नोट्स थे अगेन उसने भी जो है हेकिन की बुक से ही डिस्कस किया हुआ है। वहाँ से बेसिकली मैंने जो लिया है चीज़ वो कोड है जो कि वहाँ से उठाया, बाकी तो सारी चीज़ें आपको जो है साइमन हेकिन में मिल जाएगी। तो इसकी जो ब्लॉक डायग्राम है, बेसिकली ये सर्किट जो है इसमें ये सिस्टम जो है फिल्टर जो है इसमें वी विल ट्राई टू डू द इक्वलाइजेशन एडेप्टिवली। और इस केस में जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि देयर आर टू रैंडम नॉइज जनरेटर। एक जो रैंडम नॉइज जनरेटर 1 है ये हमारे पास जो है वो टेस्ट सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है जिसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो, और चलें हम आगे अगले पेज पे मेरे ख्याल मैंने लिखा हुआ है तो वहाँ जाके हम डिस्कस कर लेंगे। बट एनीवे व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ के रैंडम नॉइज जो वो किसी चैनल में से पास हो रही है, एंड देन वी आर गेटिंग सम सिग्नल विच इज काइंड ऑफ डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ जो भी हमारे पास एक्स ऑफ एन है। डिस्टॉर्टेड इन द सेंस के चैनल का ज़ाहिर फिल्टर रिस्पॉन्स है जो कि उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। और हम और उसके बाद जो है जिस तरह हम पहले भी देखते रहे हैं कि वट एवर इनपुट यू आर गिविंग टू एडेप्टिव फिल्टर उसके साथ जो है वो रैंडम नॉइस इज ऑलवेज एडेड। सो वो चैनल का आउटपुट जो है रैंडम नॉइस के साथ एड अप होके एडेप्टिव इक्वलाइजर में जा रहा है, और इक्वलाइजर का बेसिकली काम ये है कि इट शुड गिव अस द सिग्नल जो ये रेफरेंस सिग्नल हमारे पास आ रहा है आफ्टर डिले, यानी इनपुट जो सिग्नल है उसको इसने रिकवर करना है। सो लेट्स सी के हाउ इज इट हैपनिंग। अच्छा इस केस में जो है यहाँ पे फिगर दोबारा से मैंने इसलिए बनाई हुई है बिकॉज हम इसके जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था स्टीपेस्ट डिसेंट के केस में उसी तरह से हम ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है वो इसकी भी डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी स्टार्ट विद रैंडम नॉइज जनरेटर 1,
और ये जो है दिस इज प्रोवाइडिंग द टेस्ट सिग्नल जिसको एक्स ऑफ एन हम कह रहे हैं, और दिस टेस्ट सिग्नल इज जीरो मीन एंड यूनिस वेरिएंस सिग्नल. सो ये चीज़ जो है हमने याद रखनी है. एंड इट इज़ अ बर्नौली सीक्वेंस विच मीन्स कि आपके पास आइदर +1 है और -1 है इसका जो भी इनपुट हमारे पास जा रही है. ठीक है, और जैसा जीरो मीन है तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू विल बी 0, और यूनिट वेरिएंस का मतलब है कि वेरिएंस विल बी इक्वल टू 1. और उसके अलावा जो है जी और ये जो हमारे पास हायर मोमेंट्स हैं, ओके, सो बिकॉज रैंडम नॉइज है एंड दिस, सो वी हैव दिस हायर मोमेंट्स जो हैं एक्स ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एन -1 यानी शिफ्टेड वर्जन के बाद, और उसके बाद यह शिफ्ट थ्रू के सैम्पल्स तक के साथ जो हैं दे आर ऑल ज़ीरो फॉर k greater than 0, विच मीन्स कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो सिर्फ वेरिएंस जो है वो 1 है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एन ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1. अदरवाइज बाकी जो है वो वैल्यूज, एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो है वो जीरोस हैं. वी विल बी यूजिंग दिस इन फाइंडिंग द कोरिलेशन मैट्रिक्स, तो इस चीज़ को हमने याद रखना है. एंड द अदर इनपुट सिग्नल जो आ रहा है वो हमारे पास रैंडम नॉइज जनरेटर 2 से आ रहा है, जो कि एड अप हो रहा है बिफोर गोइंग टू एडेप्टिव इक्वलाइजर. और ये जो जनरेटर है रैंडम नॉइज 2 जनरेटर जो है, इट एक्चुअली जनरेट्स द एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज विद अगेन 0 मीन्स, एंड वेरिएंस की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 0.001 दी गई है. ठीक है, और वन मोर थिंग दैट वी अस्यूम इज के रैंडम जनरेटर 1 और 2 जो है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे. जो चैनल है, चैनल का इम्पल्स रिस्पॉन्स इज गिवन बाय दिस कोसाइन. ठीक है, अच्छा, इस चीज़ में जो लास्ट टाइम भी एक्चुअली हम ये डिस्कशन, किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि हमारे पास जो हम कहते हैं कि डिपेंडेंसीज हैं ऑन आइगन वैल्यूज एंड आइगन स्प्रेड के ऊपर डिपेंडेंसीज होती हैं ऑफ आर, कि स्टेबिलिटी कितनी है और इसके अलावा कन्वर्जेंस किस रेट से हो रही होगी. तो वो हाउ डू वी से कि जी ये चेंज हो रहा होता है स्प्रेड जो है. तो इस केस में जिस तरह हमें नज़र आ रहा है, इस केस में भी देखें, वैसे तो ये कोसाइन है, मतलब नॉट एग्जैक्टली कोसाइन क्योंकि 1 ऐड हो रहा है, हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट द वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इस केस में W is something that is actually controlling the spread of the channel. और उस यूं कि W जो है वो डिस्टॉर्शन जितना भी चैनल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो कंट्रोल कर रहा है. सो इट मीन्स कि जब हम कंप्यूट करते हैं R या कोरिलेशन मैट्रिक्स, तो इस केस में जो स्प्रेड है, आइगन वैल्यू स्प्रेड है, that will be also controlled by W because it is controlling the elements of vector R. So in this way हमारे पास जब हम actual scenario में भी अप्लाई कर रहे होते हैं algorithm, so दिस इज अ मैनर इन विच द चैनल, मतलब चैनल रिस्पॉन्सेज चेंज होते रहते हैं, विच मीन्स के चैनल का जो है वो एडेप्टिव बिहेवियर या आइगन स्प्रेड जो है वो चेंज होता रहता है, एंड उसकी बेस पे जो आपके पास फिल्टर का जो रिस्पॉन्स है या जो बिहेवियर है, इट ऑल्सो चेंजेस. ओके, सो okay, so what is the adaptive equalizer doing? The adaptive equalizer has the task of correcting for the distortion produced by the channel in the presence of additive wide Gaussian noise. ठीक है, so हमारे पास जो है वो basically FIR filter जो है adaptive equalizer जो है, that is just correcting the effect of the channel. So let's see कि ये कैसे कर रहा है. ओके, अब इस एग्जांपल में जो है दे आर टेकिंग द टैप्स ऑफ द इक्वलाइजर टू बी इक्वल टू 11. और अगर आप चैनल का रिस्पांस, मैंने यहाँ पे वैसे उसको प्लॉट नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आप चैनल का रिस्पांस को प्लॉट करें तो आप देखें दिस एग्जिस्ट ओनली फॉर n = 1, 2 and 3.
सो इसको मैं प्लॉट करूं तो इट विल बी समथिंग विच इज सिमेट्रिक अबाउट 2. ठीक है, दिस इज 1 2 एंड 3. तो जब हम m इक्वल टू 11 टैप ले रहे हैं एंड वी हैव दिस द आउटपुट ऑफ द चैनल गोइंग इनटू द सिग्नल, तो it would be actually again symmetric around 5, जो आपके पास n इक्वल टू 5 पर ऊपर सिमेट्रिक होगा. अच्छा, और इसमें जो है आप लोगों ने सिग्नल प्रोसेसिंग में डीएसपी में या एडीएसपी में जो है वो लीनियर फेज और इस तरह के सारे फिल्टर्स वगैरह पढ़े होंगे, जिसकी बेस पे एक्चुअली हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये वाला जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है दैट इज यहाँ चैनल का अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो सिमेट्रिक है, तो इट मींस कि जो एडेप्टिव फिल्टर में जितने भी हमने टैप्स लिए हुए हैं, ऑड नंबर ऑफ टैप्स हैं, तो इट विल बी आल्सो सिमेट्रिक. एंड देन जो हमारे पास यहाँ पर जो सिग्नल पहुँच रहा है विच इज़ द डिजायर्ड आउटपुट, that would be actually delay of the channel plus the delay of the adaptive FIR equalizer. और इसको अगेन मैं जो हूँ उसमें नहीं जाऊँगी क्योंकि लीनियर फेज वगैरह फिल्टर्स आप लोगों ने जो है वो ऑलरेडी डिटेल में पढ़े हुए होंगे. बट इफ़ वी टेक द शिफ्ट टू बी इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ, यानी आपके पास जो है वो 2 का शिफ्ट यहाँ पर हम ले लें एंड देन 5 का शिफ्ट यहाँ पर ले लें, then it can be given as a desired input to the equalizer. यानी जो भी हमारे पास input आया था वो that delayed by 5 would be the desired output. जिस तरह ये desired input यहाँ पे मेरा ख्याल है मैंने मेंशन भी किया हुआ है. उसका रीज़न जो है वो यही है कि हमने 11 टैप जो है वो इक्वलाइज़र लिया हुआ है, FIR फिल्टर है एंड लीनियर फेजेस वगैरह को अगर आप हैंडल करें तो उसकी बेस पे एक्चुअल जो डिले आपके पास इनपुट सिग्नल में हो रहा है वो 7 सैम्पल का हो रहा है. और जो हमारा एडेप्टिव FIR फिल्टर है दैट इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू इक्वलाइज फॉर दैट और ट्राइंग टू रिमूव द एरर सो दैट वी गेट द ओरिजिनल सिग्नल बैक. ओके, चलें जी, ये तो खैर डेटा गिवन जो डेटा है वो है जो हमने अभी तक डिस्कस किया है. अब वी नो दैट वी वांट टू कंप्यूट द कोरिलेशन मैट्रिक्स. हाउ डू वी कंप्यूट द कोरिलेशन मैट्रिक्स? हाउ? ओके, हमारे पास जो कोरिलेशन मैट्रिक्स होगा, अगर हम इफ़ वी हैव 11 टैप्स ऑफ द फिल्टर, तो इसका क्या मतलब है कि कोरिलेशन मैट्रिक्स में जो है वो आपके पास हर जो रो है उसमें 11 एंट्रीज होंगी एंड 11 by 11 का हमारे पास कोरिलेशन मैट्रिक्स बन रहा होगा विच विल बी एक्चुअली एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. अब व्हाट आई वांट यू टू डू इज के ओके, लेट्स गो बैक टू दिस और यहाँ से लेट्स सपोज के ये जो इनपुट है इस जगह पर दिस इज इक्वल टू u ऑफ n. तो u ऑफ n की क्या इक्वेशन बन जाएगी? कौन बताएगा? कोई और आया भी है कि नहीं? शाहजेब आप ही आप हैं, चलें आप बताएं आप क्या इक्वेशन बनेगी u ऑफ n की? चैनल जो है वो चैनल में बेसिकली ओके लेट्स नॉट गो टू द कोसाइन वगैरह को नहीं करते, लेकिन जो चैनल है हमारे पास इसमें 3 टैप्स है ना, H1 है, ठीक है, n इक्वल टू 1 2 और 3 है ना, H1 होगा, H2 होगा एंड H3 हो जाएगा. ठीक है, सो u ऑफ n में एक v ऑफ n तो ऐड हो रहा है. yes, और उसके अलावा क्या हो रहा होगा जी? सिंपल है उसमें जी जी मैम उसमें जी उसमें u ऑफ n तो हो रही है ना, सिंपल आपके पास FIR फिल्टर है. ओके, सो सिंपल क्या हो जाएगा मैम? वो क्या होता है कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला? हाँ, k इक्वल टू आप यहाँ 1 से ले रहे हैं, अगर हम वैसे जो है वो हम 0 से ले लेते हैं, मगर क्योंकि यहाँ इंडेक्स 1 से शुरू हो रहा है तो हम x और h ऑफ k x ऑफ n माइनस k बिल्कुल इज इक्वल टू y ऑफ n.
ठीक है, तो हमारे पास जो है वो अगर तो व्हाट विल बी द सिंपल हो जाएगा आपके पास h1 x of n minus 1, h2 x of n minus 2 and h3 x of n n minus 3. So oops जी, तो दिस इज प्लस v of दिस 3. इज u of n और प्लस, हाँ जी, प्लस जो है वो रैंडम नॉइस हमारे पास जो आ जाती है. ठीक है, ओके. अब व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u of n, u of n, क्योंकि हमें u of n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u of n given into u of n चाहिए, u of n minus 1 चाहिए, एंड सो हमें सारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज चाहिए. तो अगर हम निकालना शुरू करें जी शाहजेब, बताइए कि क्या होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u of n टाइम्स u of n. one लेट मी जस्ट टेक u of n और u of n को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट h1 x of n minus 1 plus h2 x of n minus 2 इसकी प्लस 12 एंट्रीज आ जाएंगी. जी, उसमें से कितनी बचेंगी और कितनी क्या होंगी, प्लस v of मैम n हो वो जाएगा ना, जी और मल्टीप्लाइड बाय द सेम थिंग h2 x of n minus 2 plus h3 x of n minus 3 plus v of n. ठीक है, अब आप एक्सपेक्टेशंस अगर हम लगाना शुरू करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें h1 स्क्वायर आर एक्स ऑफ जीरो आ जाएगा, बिकॉज h of n minus 1 h of n minus, तो डिफरेंस जो है वो हमारे पास जीरो है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेशनरी प्रोसेसेस. ठीक है, सही है. प्लस h2 स्क्वायर के साथ भी आर एक्स ज़ीरो आ जाएगा, प्लस h3 स्क्वायर के साथ भी आर एक्स ज़ीरो आ जाएगा, और बाकी जितने भी हमारे पास हैं फैक्टर्स उसमें आर एक्स 1 2 ये आएंगे, बिकॉज डिफरेंसेस हैं कोई ना कोई. एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि हम वी आर टेकिंग दिस टू बी ज़ीरो, कि हमारे पास जो नॉइज़ है वो इस तरह से डिफाइन है. सो इट मीन्स, एंड देन एक और जो चीज़ एंड में हमारे पास बचेगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v ऑफ n इंटू v ऑफ n, विच मीन्स के सिग्मा v स्क्वायर n. ठीक है, ये चीज़ नॉन नेगेटिव आएगी हमारे पास, और उसके अलावा जो है ये सारे आर एक्स जीरोज जो हैं वी नो के दैट इज इक्वल टू 1. ये हमने जो है वो शुरू में देखा था कि वेरिएंस x इज अ रैंडम प्रोसेस जो कि हमने एंटर किया हुआ था, रैंडम जनरेटर से जनरेट हुआ था ना, और उसका मीन जीरो हमने लिया था और वेरिएंस वाज इक्वल टू 1. सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से इज के मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू एन दिस इज एक्चुअली इक्वल टू आर यू ऑफ जीरो, एंड आर यू ऑफ जीरो would be equal to h1 square plus h2 square plus h3 square plus sigma v स्क्वायर, और सिग्मा वी स्क्वायर की वैल्यू मेरा ख्याल है कि हमने 0.001 ली हुई है. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी विल गेट इन ऑर्डर टू हैव द जो भी हमारे पास कोरिलेशन मैट्रिक्स आ जाता है. ठीक है, अच्छा, व्हाट विल बी द सेकंड वैल्यू, ये आप शादेब आप खुद ही करके मुझे बताएंगे. व्हाट विल बी आर यू ऑफ 1, विच मीन्स कि दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u of n minus 1. चलें जी शादेब, लेट्स जी मैम टेक ये 2 मिनट्स और ये मुझे कर दीजिए 2 मिनट्स. सही मैम.
जी शाहजेब, आया कुछ? मैम कर रहा हूँ एक मिनट। अच्छा चलें, ठीक है। जी मैम मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, आप भी कर दें। सॉरी जी मैम, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं अभी थोड़ा सा हैं, तो कितना टाइम लग कंफ्यूज हो गया जाएगा? था। अभी जो हमने किया है इससे तो आपको आसान हो जाना चाहिए। और कौन आया है? सना, सना है या वो है? यस मैम। मैम मैं सना, भी कर रही हूँ सॉल्व। आप ही करिए सॉल्व। यस चलें मैम। ठीक है, 2-3 मिनट और ले लें, मुझे बताएं कि क्या आता है इसका। ओके, ये इतना लंबा होना तो नहीं चाहिए था। ओके, लेट्स डू इट टुगेदर। अब अगर आप निकालना चाहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू ऑफ n minus 1, then it means कि you want to find the expected value of h1 x of n minus 1 plus h2 x of n minus 2 plus h3 x of n minus 3 plus vn, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय h1 x of n minus 2 plus h2 x of n minus 3 plus h3 x of n minus 4 प्लस v ऑफ n माइनस 1। ठीक है, सिंपली क्योंकि डिलेड वर्जन के साथ हम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे डायरेक्टली नज़र आ रहा है कि सिवाय इसके कि अगर मैं h1 और h2 लेती हूँ तो इसके साथ मेरे पास जो है वो आर एक्स ऑफ ज़ीरो आएगा, बिकॉज ज़ीरो डिफरेंस आ रहा है जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर मैं h2 एंड h3 लेती हूँ देन
ओनली इन दैट केस आई हैव ज़ीरो डिफरेंस, ये वाला केस और ये वाला। बाकी तमाम के लिए जो है वो मेरे पास RX1 RX2 आ रहा होगा, बिकॉज डिफरेंस मैं किसी को भी मल्टीप्लाई करूं तो आइदर द डिफरेंस इज 1 2 और 3। सो इन अदर वर्ड्स उसमें RX1 RX2 RX3 वी हैव एक्चुअली सीन के दे आर जीरोज। सो वो टर्म्स तो वैसे ही ज़ीरो हो जाएंगे, आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड देन सिमिलरली हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ V ऑफ n एंड V ऑफ n-1 आएगा। ठीक है, वाइट गॉसियन नॉइज है तो एग्जिस्ट ही जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 के ऊपर करती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जब आप शिफ्टेड वर्जन ले रहे हैं तो दैट इज 0, मल्टीप्लाई करके आप एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 0। सो दिस विल जस्ट कम आउट टू बी H1 H2 प्लस H2 H3। ठीक है, एंड दिस इज RU ऑफ 1। सो आप क्या, आप चले यहीं से आपको मुझे जल्दी से बताइए कि व्हाट विल बी RU ऑफ 2। अगेन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर आप H1 सिंपल इस फॉर्म में लिख लें जी। H1 H3 हो जाएगा मैम। H1 H3 हो जाएगा, ठीक है। और व्हाट अबाउट RU ऑफ 4? हमने तो देखा है ना कि 11/11 का हमारे पास R जी है मैम। मैट्रिक्स। हमने, हाँ जी, RU ऑफ 0 कर लिया, 1 कर लिया, 2 कर लिया। व्हाट अबाउट RU ऑफ 3 एंड 4? मैम वो 0 हो जाएंगे। जीरोज हो जाएंगे। ओके, सो इन अदर वर्ड्स हमारा ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, इट विल हैव अ स्पेशल जो है वो स्ट्रक्चर कि जिसमें क्योंकि नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ जो हैं वो है ही हमारे पास, RU0 RU1 एंड RU2 हैं। तो उसको हमने लगा के जो है वी हैव 11/11 का जो है वो मैट्रिक्स आ जाता है। और इस केस में जो H1 और ये हमें मतलब वी हैव सीन एक्चुअली के H1 वगैरह जो है वो हमें कैसे मिल रहे होते हैं। H1 H2 और H3 तो हमें कोसाइन का जो फॉर्मूला है वहाँ से मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने वेट वेक्टर जो है वो क्या रखा हुआ है। और जब हमें H1 H2 H3 मिल जाएंगे तो इसका मतलब है कि वी शुड बी एबल टू कंप्यूट ऑल दीज। ठीक है, एंड RV हमारे पास मौजूद है, सो इट मीन्स के वी कैन कंप्यूट दीज वैल्यूज। और ये वैल्यूज का मतलब है कि कोरिलेशन मैट्रिक्स हमें पता चल जाएगा। और इसी तरह से जो है वो P मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे हम नहीं निकाला हुआ है, लेकिन यू कैन कंप्यूट दैट आल्सो बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X और D जो भी हमारे पास आ रहा है उसको लेके हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एनीवे तो ये तो इक्वेशन जो है वो हेकन की बुक से मैंने ली, एग्जांपल ली थी और वहां से जो इसका रिजल्ट यहाँ तक का हमने देख लिया। लेट्स लुक इनटू द मैटलैब का जो कोड है और उसके बाद हम इसके रिजल्ट्स को देखते हैं। मैंने मैटलैब ठीक है, ये कोड जो है वो मैंने ऑनलाइन जो लेक्चर्स मैंने आपको पहले ही बताए थे वहां से इसको उठाया है। और इस केस में जो है दे आर एक्चुअली टेकिंग W टू बी 2.9, but if we want we can change it. Let me first of all clear everything. ना आपने ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स पढ़ा हुआ है? नो मैम। नहीं पढ़ा हुआ, ओके ठीक है। अच्छा चलें, इसको हम इस एक्चुअली कोड को मैंने बहुत ज़्यादा खुद भी एक्सप्लोर नहीं किया, सो लेट्स सी कि क्या हो रहा है। ओके, ये जो हमारे पास कोड है दिस इज एक्चुअली गिविंग अस, अच्छा इसमें देखें चैनल का रिस्पांस दिया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो कोई भी रैंडम, जिस तरह हमने देखा था कि बर्नौलीज सीक्वेंस जो है वी आर सेइंग कि x of n जो रैंडम जनरेटर इज जनरेटिंग बर्नौली सीक्वेंस व्हिच हैज +-1 as the value, so this can be any जो है वो सिग्नल जो कि ट्रांसमिट हो रहा है वो यहाँ पर गिवन है हमारे पास। एंड देन वी हैव distorted signal available which is actually H convolved with
ए इन्होंने कहा हुआ है, और ए जो है बेसिकली जिस एग्जांपल जहां से मैंने ये उठाई है कोड उठाया है, उन्होंने ए जो है वो एक्स को कहा हुआ है. सो दिस इज एक्चुअली द आउटपुट ऑफ दिस चैनल रिस्पॉन्स कन्वॉल्व विद द ट्रांसमिटेड इनपुट. और उसके बाद जो है दिस इज द लर्निंग कर्व विच इज एक्चुअली द एरर, मीन स्क्वायर एरर वर्सेस द नंबर ऑफ स्टेप्स के हमारे पास जो, और ये लॉगरिथमिक टर्म में जो है वो मौजूद है, क्योंकि हमें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये 10⁻�0 से ऑलमोस्ट स्टार्ट होकर नेगेटिव में चला गया, विच मीन्स कि बहुत ज़ीरो के बहुत करीब एरर चला गया है, विच मीन्स के ऑप्टिमाइजेशन जो है वो या मिनिमम अप्रोच रीच जो हो रहा है वो ईजीली हो रहा है. ओके, लेट्स ट्राई टू चेंज द पैरामीटर एंड सी के इससे क्या फ़र्क पड़ता है इसकी किस चीज़ के ऊपर. अगर हम इसको 0.9 कर देते हैं एंड देन लेट्स रन इट, और बल्कि मुझे उसी के ऊपर करना चाहिए था. अब आप देखें कि ये तो वो ही नहीं हो रहा, कन्वर्ज ही नहीं हो रहा है. बेसिकली इट इज़ डाइवर्जिंग नंबर ऑफ स्टेप, इट इज़ गोइंग टू इन्फिनिटी. इतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास होगी. सो लेट्स एक्चुअली ट्राई टू इंक्रीज इट. मैम ये W क्या चीज़ है? W जो है वो हमारे पास जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है इसको कंट्रोल कर रहा है. ये यहाँ पर जो है ना, दिस इज W. ये मैम मे बी शायद फ्रीक्वेंसी को ये बेसिकली रिप्रेजेंट आपके कर. पास जो है ना फ्रीक्वेंसी को ये है ना, W H of n इज गिवन बाय 1/2 टाइम्स 1 प्लस कोसाइन ऑफ 2 पाई पाई W टाइम्स n-2. ठीक है. सो इट मीन्स कि जो आपके पास जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको W से डिवाइड हम कर रहे हैं. सो इफ़ वी आर टेकिंग इट टू बी वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो कोसाइन है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लार्ज हो जाएगी, और अगर हम इसकी वैल्यू को लार्ज ले रहे हैं तो इट मीन्स कि आपके पास कोसाइन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल हो जाएगी. सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर, सो बट द थिंग इज के इसके ऊपर जाहिर है कि डायरेक्टली मुझे इस तरह से क्लियर नहीं हो रहा, बट इट वुड डिपेंड कि हाउ द वैल्यू ऑफ एच ऑफ एन इज चेंजिंग. लेट्स सी कि यहाँ पे एच ऑफ एन की जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे चेंज हो रही है, बिकॉज हमने देखा है कि हमारे पास आर जो मैट्रिक्स है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ एच. ठीक है. और यहाँ पर आप देखें कि अगर मैं इसको 4 कर देती हूँ तो एच की वैल्यूज़ जो हैं दे आर actually okay, this is for 4, and in this case let me see the प्लॉट. अच्छा, कन्वर्जन्स जो है यहाँ पे जल्दी हमारे पास जो है वो एक्चुअली नहीं, यहाँ पे भी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं विच इज़ काइंड ऑफ स्ट्रेंज, क्योंकि अगर आप 2.9 रखा था तो वो उस केस में ये फिर डाइवर्स क्यों कर गया, स्ट्रेंज. अगर लेट मी एक्चुअली ट्राई टू कंपेयर दिस, हम 2.9 से ही रख के देखते हैं. okay, and then let's change it to 3.9 और फिगर किधर गई. ये है फिगर, लेट मी सी. ओह सॉरी, शुड हैव, मुझे नहीं पता कि इसमें होल्ड ऑन वाली कमांड ये आप लोगों ने कभी देखी है, ये वाली सेमी लॉजी नो फिगर मैम. प्लॉट. तो मैंने देखा है ये मेरे ख्याल लॉग के साथ कुछ होगा, मैंने कभी इस तरह प्लॉट नहीं किया, बट इट सीम्स कि ये लॉग के साथ जो है वो प्लॉट कर रहा है, जिसके लिए ये वाली कमांड यूज़ हो रही है. तो मैं एक्चुअली जो करना चाहती हूँ वही, हाँ,
ये पता नहीं क्या कर दिया इसने। अच्छा एनीवे इसको जो है ना ये खैर मैं आप लोगों को होमवर्क में देना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद भी ट्राई करके नहीं देखा कि इसके जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो ट्राई करके यू शुड ट्राई टू सी एंड मतलब मैं आपको दूंगी ये दोनों जो हैं कोड्स इनको फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए कि हाउ डू द थिंग्स चेंज। लेकिन जो चीज़ यहाँ से हम अभी देखना चाह रहे हैं इस क्लास में, बस ये मैं एग्जांपल कंप्लीट करके हम नमाज का ब्रेक करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द रेस्ट। अच्छा इस केस में जो रिजल्ट्स मैं देखना चाह रही हूँ वो ये कि अगेन बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू आइगन स्प्रेड चेंज होना चाहिए विच मीन्स के लैम्डा मैक्स एंड लैम्डा। अच्छा एक जो चीज़ और मैंने बेसिकली खुद अगेन ट्राई करके देखी थी लेकिन मैंने इसमें से फिर निकाल दी थी बिकॉज आई वांटेड यू टू डू इट अगेन कि जब आप आर यहाँ पे कहीं कैलकुलेट जब आप आर जो है डिस्प्ले करवा रहे हैं देन कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 ऑल्सो। ठीक है अगेन आई विल गिव यू दिस एज अ होमवर्क असाइनमेंट। तो उस केस में जो है अब आप देखें कि डिपेंडिंग अपॉन के हमारे पास R0 R1 R2 जो है चेंज हो रहे हैं। R0 R1 R2 क्या है जिसको हमने RU0 RU1 मैंने लिखा हुआ था कि जो आपके पास कोरिलेशन मैट्रिक्स के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो है EX n और into x of n and then x of n minus 1 and so and then there is a change in the value of W 2.9, 3.1, 3.3 and 3.5 और उस केसेस में जो है जब आप चेंज कर रहे हैं तो ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं विच इज़ एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जो फिल्टर चेंज हो रहे हैं H1 फिल्टर के जो भी टैप्स हैं वो चेंज हो रहे हैं तो इट मीन्स कि ये चेंज हो जाएंगी एंड उसकी बेसिस पे जो है वो लैम्डास की वैल्यूज चेंज हो रही हैं एंड यू कैन सी के दिस इज चेंजिंग द आइगन वैल्यू स्प्रेड ऑफ द सिस्टम। और उस केस में इफ़ वी प्लॉट द लर्निंग कर्व अब इसमें जो दो दो और ये प्लॉट्स अगेन मैंने हेकिन की बुक से ही लिए हैं लेकिन आई वुड एक्सपेक्ट यू टू रिप्रोड्यूस दीज प्लॉट्स क्योंकि कोड भी आपके पास मौजूद है तो इट शुडंट बी एन इशू। तो उसमें जो है पहला वाला जो लेफ्ट साइड का प्लॉट है इसमें म्यू को 0.075 फिक्स किया हुआ है और डब्ल्यू को जो चेंज करके और उसमें जो है वो लर्निंग कर्व यानी इफेक्ट ऑफ डब्ल्यू जो है वो देखा है लर्निंग कर्व के ऊपर जो इफेक्ट है एंड फ्रॉम देयर वी कैन सी के हमारे पास जो है वो अगर W बहुत ज़्यादा है जैसे जैसे W ज़्यादा हो रहा है उस तरह कन्वर्जेंस जो है वो कम हो रही है बिकॉज यू कैन सी कि जब हमारे पास W इज़ 3.5 तो बेसिकली ये काफ़ी ऊपर तक हमारे पास ये वाली पीक आ गई है इसके बियॉन्ड आप करें तो वो मे बी क्या हम लेकिन हमने जो देखा था वो उल्टा ट्रेंड नहीं देखा था 0.9 के ऊपर वो डाइवर्ज हो रहा था। एनीवे मे बी बहुत W की बहुत थोड़ी वैल्यू के लिए और बहुत ज़्यादा वैल्यू के लिए इन बोथ द केसेस जो है इसकी कन्वर्जेंस जो है वो इट्स नॉट दैट गुड एंड देन द अदर थिंग इज़ कि अगर मैं W को 3.1 रखती हूँ और आई एम चेंजिंग म्यू कि स्टेप साइज जो है यहाँ पर अगर हम म्यू चेंज करते रहें फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ W देन इन दैट केस वी कैन सी के हमारे पास जो कन्वर्जेंस हैं अब देखें दिस इज़ समथिंग विच वी शुड बी एक्सपेक्टिंग जो हमारे पास सबसे ज़्यादा लार्ज वैल्यू है स्टेप साइज की वो जल्दी कन्वर्ज करवा रही होगी एज़ कम्पेयर टू जो स्मॉल वैल्यूज़ हैं बिकॉज स्मॉल वैल्यूज़ में क्या होते हैं छोटे छोटे स्टेप्स के साथ जो है वो आप कन्वर्ज कर रहे होते तो नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा हो रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू सॉरी जो स्लोप होगा वो आपके पास जो ये लार्ज वैल्यूज़ होंगी उसके लिए रैपिड फॉल होगा एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल वैल्यू क्योंकि वो छोटे स्टेप्स के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कन्वर्ज होने में देर लग रही होगी। ठीक है बट अगेन यू कैन प्ले विद द कोड एंड चेंज द वैल्यू ऑफ दिस स्टेप साइज अबव एंड बिलो दीज वैल्यूज़ और हम अगेन वो मैं जब आपको दूंगी होमवर्क तो फिर उसमें आप यू कैन जस्ट प्ले विद दिस बट फ्रॉम हेयर वी कैन एक्चुअली सी कि हमारे पास LMS एल्गोरिदम जो है उसके थ्रू by changing the value of different parameters because of the reason के आइगन वैल्यू का स्प्रेड चेंज हो रहा है तो हमारे पास जो यानी इस केस में देखें जब मैं W की वैल्यूज को चेंज कर रही हूँ तो दिस इज बेसिकली चेंजिंग द आइगन स्प्रेड लिखा है कि W is changing the eigen spread और because of the change in the eigen spread जो हमारा कन्वर्जेंस का पैटर्न है
दैट इज चेंजिंग. ऑन द अदर हैंड अगर हमने W को जो है वो 3.1 फिक्स कर दिया है तो दूसरा फैक्टर, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि दे आर टू फैक्टर्स विच आर इम्पॉर्टेंट. एक जो है कन्वर्जेंस के लिए, एक तो म्यू है विच इज़ द स्टेप साइज, और दूसरा जो है वो आइगन वैल्यूज़ हैं. ठीक है, और आइगन वैल्यूज़ में जो है वी हैव सीन के द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम आइगन वैल्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट. तो वो वहाँ यहाँ से जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि these two are affecting. Okay, so let's stop here. हम 10 मिनट्स की लेते हैं ब्रेक. 5:26 के ऊपर जो है वो मैं फिर करूँगी. फिलहाल जो है वो मैं रिकॉर्डिंग भी रोक रही हूँ और